हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग विकारी शब्द में संज्ञा को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़े और कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव व्यक्तिवाचक में रहते हैं और उन्हें हमने देखा भी। अब हम देखेंगे जो बाकी रह गए थे, जिनका प्रयोग सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहाड़ों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। पहाड़ों के नाम सदैव व्यक्तिवाचक होते हैं। पहाड़ कहा जाएगा तो जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ शब्द से जितने भी पहाड़ हैं सभी का बोध होगा। इसलिए पहाड़ शब्द जो है वह जातिवाचक है। लेकिन जब विशेष नाम होगा पहाड़ों का तो वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। जैसे हिमालय, अरावली, सतपुड़ा। इसी प्रकार नदियों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक होंगे। किसी भी नदी का यदि नाम है तो व्यक्तिवाचक है। नदी कहा जाएगा तो सभी नदियों का बोध होगा, वहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। किंतु जब नदियों का विशेष नाम रहेगा तो वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नदियों का नाम दिया है, गंगा, यमुना, गोदावरी। इन सभी नदियों का अपना विशेष नाम है, इस कारण यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। महासागरों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। महासागरों के नाम भी व्यक्तिवाचक होते हैं। महासागर कहने से सभी महासागर आ जाएंगे और जातिवाचक हो जाएगा। किंतु जब उनको विशेष नाम दे दिया जाएगा, किसी एक महासागर की बात की जाएगी जिसका विशेष नाम होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। व्यक्तियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे सुधा, अनिल, राजू। इन सभी का अपना विशेष नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नगरों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। नगरों के जो नाम होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक होते हैं। केवल नगर यदि शब्द है तो वहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि नगर शब्द कहने से सभी नगरों का बोध होता है। लेकिन जब विशेष नगर की बात की जाएगी और वहाँ पे उस नगर का नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे प्रयागराज, आगरा, वाराणसी। अब हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत विशेष कौन सी बातें हैं, अब उन्हें हम देखेंगे। जैसे लक्ष्मी। लक्ष्मी जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक है, क्योंकि यहाँ पे विशेष नाम है। लेकिन कब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है? तो भारत देश की हर लड़की लक्ष्मी है। अभी यहाँ पे लक्ष्मी शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आया, किंतु जब वाक्य में वह प्रयोग हो गया और वाक्य बना भारत देश की हर लड़की लक्ष्मी है, यहाँ पे हर लड़की यानी कि सभी लड़कियों का बोध करा रहा है ये सब लक्ष्मी, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। जयचंद। जयचंद एक विशेष नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किंतु जब यही वाक्य में प्रयोग हो जाता है और एक से अधिक लोगों का बोध करवाता है तो जातिवाचक हो जाता है। जैसे अब भी देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे अब भी देश में जयचंदों की कमी नहीं है, एक वर्ग की बात कर रहा है ये जयचंद शब्द, तो यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। ऐसे ही गांधी जी। गांधी जी कहने पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बोध होता है और गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन जब यही वाक्य में कुछ इस प्रकार प्रयोग किया गया कि गांधी परिवार भारत पर राज्य किया है, तो यहाँ पे जातिवाचक हो गया, क्योंकि यहाँ पे गांधी शब्द से एक से ज़्यादा गांधी लोगों का बोध हो रहा है, जिससे जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। तो यहाँ पे गांधी शब्द जातिवाचक हो गया, लेकिन यहाँ पे गांधी जी कहने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इस प्रकार हमने विशेष देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द जब एक से अधिक लोगों का बोध कराएं या फिर किसी एक विशेष वर्ग का बोध कराए
तो जातिवाचक हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा देखेंगे। तो चलिए जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं। तो दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से संपूर्णता का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का जो रूप संपूर्णता का बोध कराता है, अर्थात पूरे वर्ग का, पूरी जाति का बोध कराता है, वही शब्द क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे नदी, पहाड़, घर। नदी कहने पर पूरी नदियों का बोध हो रहा है, ऐसे ही पहाड़ कहने पे पूरे पहाड़ का बोध हो रहा है, और घर कहने पर पूरे घर का बोध हो रहा है। अर्थात जातिवाचक संज्ञा हमेशा अपने जाति का या फिर अपने वर्ग विशेष का पूरे सभी का बोध कराता है या फिर पहचान कराता है। देखिए, पहला, वस्तुओं के नाम जातिवाचक होते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम देखेंगे कौन से वे शब्द हैं जो सदैव जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात वह हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम देखेंगे। तो वस्तुओं के नाम जातिवाचक होते हैं। कोई भी वस्तु हो तो वह सदैव जातिवाचक होती है। जैसे कुर्सी, लोटा, पंखा, गिलास। अब कुर्सी, लोटा, पंखा, गिलास कहने पर पूरी कुर्सी का, पूरे लोटा का, पूरे पंखे का और पूरे गिलास का बोध हो रहा है। यह वर्ग विशेष का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। दूसरा है पक्षियों के नाम जातिवाचक होते हैं। पक्षियों के नाम भी जातिवाचक होते हैं। जैसे मोर, बुलबुल, कोयल, कौवा, कबूतर। इन सभी का नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि मोर कहने पर पूरे मोर समुदाय या पूरे मोर वर्ग का बोध होगा या पूरे मोर पक्षी का बोध होगा। वैसे ही बुलबुल, कोयल, कौवा, कबूतर आदि भी अपने वर्ग विशेष का बोध कराते हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशुओं के नाम जातिवाचक होते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, शेर, बाघ, हाथी। ये सब भी अपने वर्ग विशेष का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। रिश्तों एवं संबंधों के नाम जातिवाचक होते हैं। बुआ, पापा, चाचा, दीदी। रिश्तों के नाम, संबंधों के नाम भी जातिवाचक होते हैं, क्योंकि वो रिश्ते, वो संबंध सभी के बीच में होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के नाम जातिवाचक होते हैं। कोई भी प्राकृतिक आपदा है तो उसका भी नाम जातिवाचक होता है। जैसे बाढ़, सूखा, तूफान। फलों के नाम जातिवाचक होते हैं। कोई भी फल है, यदि उसका नाम है तो वह क्या है? जातिवाचक है। जैसे सेब, अनार, आम, केला, अमरूद। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम तीसरा भेद देखेंगे संज्ञा का, जो कि है भाववाचक संज्ञा। तो चलिए देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या कहता है। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति के, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव व भाव का पता चले, वहाँ भाववाचक संज्ञा होता है या फिर होगी। जैसे संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा का वह रूप, संज्ञा जैसे कि आप जानते हैं नाम, तो नाम का वह रूप जो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का गुण बताता है, दोष बताता है, स्वभाव बताता है या फिर उसका भाव बताता है, तो वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे ममता। ममता क्या है? एक भाव है। दयालुता भी भाव है। प्रार्थना, आशीर्वाद, ये सभी भावों के नाम हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत विशेष क्या है, अब यह देखेंगे। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा का जन्म जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण व अव्यय के योग से होता है। यानी भाववाचक संज्ञा जो शब्द बनते हैं या फिर उनकी उत्पत्ति जो है वह किन शब्दों से होती है, तो जातिवाचक संज्ञा से होती है, सर्वनाम से होता है, क्रिया से होती है, विशेषण व अव्यय के योग से होता है। यानी इन सभी के मेल से भाववाचक संज्ञा बनता है।
भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती हैं या हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं या फिर 5 प्रकार की होती हैं। वह 5 नियमों में बद्ध हैं, उसको हम अब आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग को हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। यदि आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।